जब माँ आशुतोष सांबरी जी ने अपने गुरु आशुतोष जी महाराज को समाधि से उठाने के लिए जनवरी 2024 में लखनऊ में समाधि ली तथा अपने शरीर से आत्मा निकाल कर अपने गुरु आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठाने का प्रयत्न किया, तो शायद किसी कारणवश वे उनको नहीं उठा पाए और स्वयं लंबी समाधि में चली गई। उसी दरमियान कुछ दिनों तक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर इस बारे में कई शो तथा वीडियो आए। उन सबको मैंने देखा था, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में कई बार समाधियां व्यक्तिगत तौर पर ली हैं तथा 2 बार अपने शरीर से आत्मा भी निकाली है। लेकिन आम लोगों को, मेरे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, ऑफिस वालों को तथा अन्य लोगों को बताया तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। मेरे ज्ञान की बातें कभी भी आम लोगों को समझ में नहीं आई और लोग कहते थे कि आपकी बातें हमारे सर से ऊपर से निकल जाती हैं, हमें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए बाद में मैंने लोगों को मेरे ज्ञान की बातें बताना ही छोड़ दिया। मेरे साथ 2 बार एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से मेरे लेफ्ट कान के पीछे गर्दन पर सर के थोड़ा नीचे एक्सीडेंट की बहुत गहरी चोटें लगी, जिससे मैं 2 बार डिप्रेशनों में पड़ गया। मैं अपने प्राइमरी तथा हायर सबसे होशियार विद्यार्थी था तथा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मॉनिटर भी था। लेकिन अगस्त 1967 जब मैं 18 साल का था को जोधपुर में एक तेज साइकिल ने मुझे बैठे हुए को टक्कर मारी और उसका हैंडल, साइकिल का हैंडल मेरे लेफ्ट कान के पीछे जोरदार लगा। वहां अंदरूनी चोट की वजह से मेरे को डिप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ 4 गांठें मेरे शरीर, इस गर्दन के पीछे सर के नीचे 4 गांठों का निर्माण हो गया, जिससे मेरे दिमाग पर असर पड़ा और मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन मेरी इस दुर्घटना तथा मेरे इस 1967 में डिप्रेशन में पड़ने से पहले ही, बचपन में ही मैंने खुद ब खुद अपने सहयोग की ध्यान साधना की प्रैक्टिस कर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सबसे पहले निर्विचार की सिद्धि हासिल की, जिससे मेरे मन में एकाग्रता आई। दूसरी, सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि हासिल की, जिससे मैं अंतर्मुखी बना। तथा तीसरी, 5 साधारण इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की सिद्धि हासिल की। अतः इस डिप्रेशन से पहले मेरे को अंदरूनी ज्ञान आ चुका था। इस डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों ने मेरे को डरा डरा कर मेरे चित्त को अपने कंट्रोल में लेने की बहुत बहुत कोशिशें की, लेकिन न मैं डरा और न ही मैंने अपने चित्त को उनके कंट्रोल में आने दिया। मैंने हमेशा अपने चित्त को अपने दिमाग के उसके मूल सेंटर में ही स्थिर रखा। डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं और वहम मुझे मारना चाहते थे तथा मेरे चित्त पर कंट्रोल कर मेरे अंदर सुसाइड करने की इच्छा उत्पन्न करना चाहते थे। मैंने डिप्रेशन की दवाइयां उस पहले डिप्रेशन में नहीं ली थी, दूसरे किस्म के इलाज किए थे। मैंने अपने अनुसार दूसरी दवाइयां ली
तथा कई शारीरिक कसरतें, उछल कूद, एक्यूप्रेशर तथा मानसिक रूप से डिप्रेशन के खिलाफ कई ध्यान तथा समाधियां ली थी तथा जनवरी 1973 को डिप्रेशन को हराकर मैं ठीक हो गया। लेकिन इस डिप्रेशन ने मेरी पूरी पढ़ाई को बर्बाद कर दिया, क्योंकि डिप्रेशन में जब भी मैं पढ़ने बैठता या कोई भी जिसको डिप्रेशन है वो जब भी कोई पढ़ने बैठता तो और कंसंट्रेशन करता तो वो कंसंट्रेशन पे आंखों में अंधेरा छा जाता है और चक्कर आते हैं, भंवाटी पड़ती है, चक्करों की भंवाटी पड़ती है, जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती। अगस्त 2067 से जनवरी 2073 यानी करीब करीब 5.5 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा। मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में घर वालों, दोस्तों या किसी को भी नहीं बताया, सामान्य बना रहा, जबकि मेरे मन में नेगेटिव ऊर्जाओं, वहमों तथा डरों के युद्ध तथा द्वंद्व चल रहे थे। मैं अकेला ही उनसे लड़ रहा था क्योंकि मेरे को ज्ञान था। मैं एक अपने घर का एक बहुत ही जिम्मेदार लड़का था, अपने माता पिता भाई बहनों को परेशान नहीं करना चाहता था और मैंने अपने आंतरिक ज्ञान के बलबूते पर ही अपने डिप्रेशन को हरा दिया। हमेशा मैं व्यवहार में, सोच में, बोलचाल में शालीन ही बना रहा, क्योंकि मैंने डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों को के डरों से डरा नहीं और अपने चित्त को उसके सेंटर में ही, मूल सेंटर में ही रखा और इसलिए मैं पागलपन की कोई बात मेरे अंदर पैदा नहीं हुई। मेरा दूसरा एक्सीडेंट भी इससे खतरनाक हुआ। सितंबर 1993 को मैं अपने घर से गांधीनगर में सब्जी लेने जा रहा था, सड़क के किनारे चल रहा था। एक मोटरसाइकिल मेरे पीछे से आकर मुझसे भिड़ गई और उस मोटरसाइकिल का हैंडल फिर मेरे उसी लेफ्ट कान के पीछे, गर्दन के पीछे, उसी सर के नीचे, उसी स्थान पर बहुत जोर से टकराया और गहरी अंदरूनी चोट वहां लग गई, जो पहली चोट से ज्यादा ही गहरी थी। इससे मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक डिप्रेशन हुआ। पिताजी गुजर चुके थे, मैं सरकारी नौकरी में था तथा गांधीनगर जयपुर में सरकारी क्वार्टर में अपने 2 बच्चों के साथ तथा माताजी के साथ रहता था। इस बार का डिप्रेशन बहुत बड़ा तथा खतरनाक था और यह डिप्रेशन किसी भी कीमत पर मेरे को मारना चाहता था, लेकिन मेरे को ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा तब तक कई और भी सिद्धियां मिल चुकी थीं और जो मैंने हासिल कर ली थी अपने सहज योग के साधना करके। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे मन में जीवन मरण का युद्ध लड़ रहा हूं, मैं जीवन मरण का युद्ध लड़ रहा हूं और अपने चित्त तथा उसके मूल सेंटर में मैंने रखा है। जब डिप्रेशन मुझे नहीं मार सका तो स्वयं मृत्यु मेरे शरीर पर आ गई और उसे भी हराना पड़ा। तब उसी वक्त मैं दिसंबर 1996 को 96 को मैं डिप्रेशन मुक्त हुआ, यानी 3 साल 3 महीने डिप्रेशन में रहा। अन्य इलाजों के अलावा इस बार मैंने डिप्रेशन की दवाइयां भी ली थी, लेकिन मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में अपने घर वालों, रिश्तेदारों, ऑफिस वालों या दूसरे किसी को भी नहीं बताया, नहीं किसी को पता चला, क्योंकि मेरा व्यवहार शालीनता का था, मेरी बोलचाल वगैरह सब नॉर्मल थी और क्योंकि मैंने अपने चित्त को अपने कंट्रोल में रखा था,
नेगेटिव ऊर्जाओं और वहमों के डरों सी वजह से उन्होंने मेरे चित्त पर अपना कंट्रोल नहीं किया था, इसलिए मैं पागल भी नहीं हुआ और अंततः 3 साल 3 महीने बाद 1996 को मैंने ये दूसरा भयंकर डिप्रेशन भी हरा दिया। मैं अपनी जीवनी भी इस लियोपैथी, ज्ञान मार्ग, सच एंड झूठ की चैनल में आगे डिटेल में बताऊंगा कि मैंने किस तरह से डिप्रेशन झेले, किस तरह से उनको लड़ा, बड़े विस्तार से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इस दूसरी एक्सीडेंट और डिप्रेशन की घटना से पहले मैंने और भी कई सिद्धियां सहज योग की साधना की प्रैक्टिस कर हासिल कर ली थी तथा लियोपैथी की सहज योग की साधना की लगातार प्रैक्टिस कर उसमें और वृद्धि करता रहा था। इसमें चौथी बहुत बड़ी सिद्धि एकलेपन की थी। एकलेपन में, अकेलेपन में अकेलेपन में व्यक्ति अकेला अधूरा होता है, उसको दूसरे का साथ चाहिए, वरना वह तनाव व डिप्रेशन में पड़ जाता है। एकलेपन एकलापन अपने आप में संपूर्ण होता है, उसे किसी दूसरे की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। वह एकला वर्षों से एकला खुश तथा स्वस्थ रह सकता है तथा एकलेपन के भाव वाला कभी बोर भी नहीं होता है। इसके अलावा मैंने 1979 को अक्टूबर में जोधपुर में मेरे पिताजी की मृत्यु के 1 महीने बाद समाधि लगाकर अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकाल ली थी तथा बाहर बंद कमरे के बाहर आकर के मैंने खूब आत्मा का निरीक्षण किया और वहां पर मेरे पड़ोस वालों में क्या हो रहा था, दूसरे लोग क्या कर रहे थे, ये देखा। उस वक्त मैं मिस्टर इंडिया, असली मिस्टर इंडिया बन गया था। जो मिस्टर इंडिया की फिल्म आई 1987 में आई थी, जबकि मैं 1979 को ही मिस्टर इंडिया, असली मिस्टर इंडिया बन गया था। मेरे हाथ वगैरह सब शरीर बदी का ट्रांसपेरेंट था, एक छाया टाइप था। और इसके सारी डिटेल मैंने अपने जीवनी में अपने आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। ये आत्मा निकालने के बाद 1 मिनट बाद मैं वापस अपने शरीर में चला गया था। इसके अलावा दूसरी बार जयपुर में सरकारी क्वार्टर में 1983 को दूसरी बार मैंने अपने शरीर से आत्मा निकाली थी तथा करीब बंद घर से करीब 200 मीटर दूर जाकर लोगों के बीच सड़क पर गया, लेकिन कोई भी मुझे नहीं देख सका और 3 व्यक्ति तो मेरे अंदर से निकल गए, वे मेरी आत्मा को नहीं देख पाए। एक जब मैं आत्मा निकाल करके अपने मकान के दरवाजे के बाहर खड़ा था, तो मेरे ऑफिस का ही एक आदमी पैदल रात को 12:30 बजे वहां अपने घर आ रहा था, जो उसका घर मेरे घर के पास था, तो वो भी मेरे शरीर में से निकल गया। उसको भी पता नहीं चला कि मैं सड़क पे, मैं उस बाउंड्री के, मकान की बाउंड्री के अंदर खड़ा हूं, वो मेरे अंदर से निकल के चला गया। फिर मैं 200 मीटर दूर गया दूसरे लोगों से मिलने सड़क पे, लेकिन वो भी मेरे शरीर के अंदर से निकल गए और किसी को पता नहीं चला। फिर इच्छा करते ही मैं अपने शरीर में 1 मिनट के बाद वापस आ गया था। अगर कोई व्यक्ति अब समाधि लेकर अपने शरीर से अपनी आत्मा निकाल देता है, तो उसका शरीर बिना आत्मा का वहां पड़ा रहता है घर में। और अगर वो उसकी आत्मा कमरे से बाहर निकल जाती है, तो उस आत्मा को अपने शरीर का पता नहीं चलता, उससे कनेक्टेड नहीं होती, वो उस शरीर को महसूस भी नहीं करती। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब पहली बार 1979 अक्टूबर को मैंने आत्मा निकाल के कमरे से बाहर आया, दीवार में से ही निकल के बाहर आ गया, तो मेरा शरीर अंदर पड़ा हुआ था, मेरे को शरीर का महसूस नहीं हो रहा था। और 1983 को भी जब मैं अपने बंद मकान में से शरीर
आत्मा निकाल के बाहर आ गया तो भी मेरा शरीर मेरे मकान के अंदर बिस्तर पर पड़ा था और मेरे को शरीर महसूस नहीं हो रहा था। इसके अलावा कई बार मैंने अपना सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकालकर भूतकाल में गुरु गोविंद सिंह के काल में गया था और वहां खालसाओं और मुसलमानों की आपसी जंग हो रही थी। मैंने घुड़सवारों पर मुसलमानों को 70-80 घुड़सवारों पर एक रेत के मैदान से भागते हुए देखा, मुगल सैनिकों को घोड़ों पर, और उसके 2 मिनट बाद सरदारों 70-80 सरदारों को भी उन मुगल सैनिकों का सरदारों के सैनिकों का घोड़ों पर मुगल सैनिकों का पीछा करते हुए भी देखा था। मैंने अपनी जीवनी में सब बता दूंगा। मैं वहां पर दूर एक मस्जिद थी, उसमें जाकर मैंने मस्जिद की पहली मंजिल पर गया। नीचे रसोई थी, मैं पहली मंजिल पर गया। वहां कुछ लड़के कुरान पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मैं भविष्य से आया हूं, कृपा करके मेरे को ये बताओ कि आज की तारीख क्या है। तो उन्होंने मेरे को वर्ष की कोई तारीख बताई जिसे मैं समझ नहीं पाया और तुरंत ही उन्होंने एक बात और कर दी कि हमारे मौलाना ऊपर की मंजिल पे रहते हैं, वो अभी नीचे उतरने वाले हैं, आप यहां से भाग जाओ क्योंकि वो बहुत कट्टर है, आप मुसलमान नहीं हो, इसलिए आप भाग जाओ। तो मैं वहां से वापस नीचे आया और वापस अपने शरीर में आ गया, जयपुर में अपने शरीर में आ गया। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगलों का राज्य था। इसी तरह एक बार मैं फिर अपना सूक्ष्म शरीर निकालकर भूतकाल में अंग्रेजों के शासनकाल में गया था और वहां मैंने कहा था कि मैं भविष्य से आया हूं। वहां एक मेला चल रहा था और वहां पर मैंने मेले में छोटे छोटे झूलों को भी देखा और उसकी सारी डिटेल मैं अपने जीवनी में आपको बता दूंगा। वहां एक पान की दुकान थी, एक मैदान जहां पर मेला चल रहा था उसके पास में एक पान की दुकान थी। उस पान वाले से मैंने पूछा कि मैं भविष्य से आया हूं, आज की तारीख क्या है। तो उसने मेरे को हिंदी की तारीख बताई, हिंदी कैलेंडर की तारीख बताई, जो मेरे को समझ में नहीं आई। मैं अपनी पूरी डिटेल अपने जीवनी में बता दूंगा। कई बार अपना सूक्ष्म शरीर निकालकर मैं बड़े बड़े तालाबों में 3-4 फीट ऊपर उड़कर उनको पार कर लेता था। कई बार मैंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी सड़कों पर सड़क के 1 फुट ऊपर से सीधा खड़ा होके उड़कर सड़क के कई कई 100 मीटर तक पार कर लेता था। ऊंची ऊंची सीढ़ियों से मैं कूद करके निचली सीढ़ियों पर आ जाता था। ऐसे कई बार मैंने किया और एक बार मैंने छोटा हवाई जहाज उड़ाया, अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके हवाई जहाज उड़ाया और चीलें भी मेरे साथ उड़ रही थी। एक बार मैंने हेलीकॉप्टर में टिकट लेकर बैठा, जो जयपुर घुमाया उसने मेरे को, जयपुर हेलीकॉप्टर से देखा। लेकिन ये मेरे सूक्ष्म शरीर के द्वारा किया गया सारा काम था, हकीकत में नहीं था। जबकि मेरा शरीर सोया हुआ था घर पे और मेरे शरीर को भी महसूस हो रहा था कि मेरा सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है, क्योंकि वो दिमाग भी मेरा ही था। जो अंतर्मन में सबके, आपके अंतर्मन में भी आपका सूक्ष्म शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन आपके अंतर्मन का आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको उसका पता नहीं है। एक बार मैंने सूक्ष्म शरीर से हवाई जहाज की टिकट लेकर लंदन भी गया था, यूरोप में गया लंदन, और वहां मैंने बताया कि मैं वर्तमान में गया था, भूतकाल में नहीं गया था, भविष्य काल में नहीं गया था, वर्तमान काल में गया था। और वहां मैंने उनसे
बताया कि मैं ढूंढ रहा था कि कोई मेरे को जान पहचान वाला मिल जावे। एक होटल में खाना खाने गया तो वहां मैंने पूछा भी यहाँ कोई हिंदुस्तानी काम करता है क्या, जो हिंदुस्तान का हो। तो उसने कहा हाँ यहाँ एक हिंदुस्तानी काम करता है लेकिन वो आज छुट्टी पर है। तो मैं अपने जान पहचान वालों को वहां नहीं ढूंढ पाया, जो मैं अपने जीवनी में बताऊंगा पूरा। मैं अपने दूसरे डिप्रेशन से 1996 को मुक्त हो गया था। 13 सितंबर 1997 को जोधपुर में गांधीनगर में एक तिराहे पर मैं बस का इंतजार कर रहा था तो अचानक मेरा साक्षी प्रकट हो गया, यानी मेरी तीसरा नेत्र खुल गया, यानी मेरा तीसरा महसूस करने वाला नेत्र खुल गया। मेरे दुख सुख से ऊपर उठ गया, मैं आनंद भाव में आ गया और मेरे को परम ज्ञान की प्राप्ति जैसा महसूस हुआ। मैं दिव्य हो गया, मेरे अंदर दिव्यता का उदय हुआ और आज भी मैं अंदर से दिव्य ही हूं। और वो जो तीसरी आंख मेरी थी वो इस आंखों तक देखने वाली नहीं थी, महसूस करने वाली थी, लेकिन इस आंखों से भी ज्यादा पावरफुल थी। वो आंख मेरे इस ललाट के लेफ्ट उभार वाले कोने के अंदर अभी भी बैठी हुई है। वो साक्षी भाव करती है, यानी सिर्फ देखती है और महसूस करती है, सब जानती है लेकिन कमेंट नहीं करती। और ये मेरा जीपीएस सिस्टम की तरह काम करती है। मेरे शरीर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन मेरे को महसूस होता है, क्योंकि ये आंख भी मैं ही हूं। और मेरे अंदर अंतरिक्ष में समाधियां लेकर मैं कई बार, बहुत बड़ा अंतरिक्ष है अपने अंतर मन में, मैं उनमें कई बार इधर उधर जाकर के सारी संरचनाएं वगैरह, मन की संरचनाएं, दिमाग की संरचनाएं, मैं आत्मा के दिमाग में भी कई बार गया हूं, लेकिन आत्मा नहीं निकाल के वहां अंदर ही घूम फिर के मैंने दिमाग की सारी संरचनाओं का पता लगाया है। और मैं लियोपैथी ज्ञान मार्ग में वो सारे विज्ञान आपको बता रहा हूं। मैं वैज्ञानिक बुद्धि का इंसान हूं, इसलिए मैं सारे विज्ञान का निचोड़ निकाल के आपको बता रहा हूं। आप इसलिए लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच एंड झूठ के वीडियो मेरे शुरू से देखेंगे तो आपकी भी जिंदगी की परतें खुलेंगी, आपका भी ध्यान में, आपका भी दिमाग में बहुत सारी जानकारियां आएंगी, आप भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। मेरे साक्षी प्रकट होने के बाद 2 बार मैं देवता के रूप में भी प्रकट हुआ, यानी मैंने देवता अवतारों के रूप में भी आया। तो देवताओं ने मेरा शरीर अब मेरे से छीन लिया और मैं खुद उन देवताओं के शरीर के अंदर अंतर्मन में बैठा हुआ था और मैं देवता से अंतर्मन में बैठा उससे बात कर रहा था। और 2 बार मैंने खुद की अपनी दिमाग की सारी मेंटलिटी को बदलकर एक दूसरे तरीके के व्यक्ति बन गया था। एक बार मैं सिद्ध सन्यासी बना ताकि मैं देख सकूं कि साधु सन्यासियों की जिंदगी कैसी होती है, तथा एक बार मैं कंजूस बना और ये पता लगाया कि कंजूसों की मेंटलिटी कैसी होती है। फिर मैं वापस अपने आप को नॉर्मल करके अपने ही स्वरूप में वापस आ गया। देवताओं को भी मैंने समझा समझा के उनको डीएक्टिवेट करके अपने अंतर मन में रख लिया तथा मैंने अपना शरीर वापस प्राप्त कर लिया। 2 बार मैं सशरीर अंतर ध्यान हो गया, यहां से गुम हो गया और दूसरे लोकों में, पैरेलल यूनिवर्स में या किसी और लोक में प्रकट हो गया। वहां के लोग अलग किस्म के थे। दूसरे डायमेंशन की दुनिया में जा चुका हूं। वह दूसरी बार जब मैं दूसरे लोक में गया, पहले दूसरे लोक में गया, दूसरी बार दूसरे लोक में गया, दूसरे किसी ग्रह पर गया, तो वहां के लोग मेरे को पकड़ रहे थे। किसी तरह से मैंने अपने आप को छुड़ा करके वापस अपनी दुनिया में
प्रकट हो गया। दोनों बार पृथ्वी पर इस दुनिया के लोगों ने मेरे को देखा था और कहा था कि आप तो गुम हो गए थे, फिर आप अचानक यहां आ गए हो, ये क्या मामला है, ये आप कौन हो? तो मैंने कहा ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने वो बात खत्म कर दी। लेकिन मैं 2 बार दूसरे लोकों में जाके आया हूं शरीर के साथ। ये सिद्धियां होती हैं, ये मेरी सिद्धि हासिल कर ली थी। वो उन लोगों के लोग मानव नहीं थे, लेकिन हमारे जैसे ही थे, लेकिन उनके शरीर कोई अलग किस्म के दिख रहे थे। वो मैं आपको अपने जीवनी में आप बता दूंगा। एक ग्रह पर, उसमें से जब पहली बार गया तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण अपनी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम था, 70% करीब होगा, कम था। और उसका सूरज भी मैंने देखा, वो हमारे वाले सूरज से छोटा था और थोड़ा छोटा था। और उसको मैं, दोपहर के 3 बजे थे, उसको मैं खुली आंखों से आराम से देख पाता था। इसका मतलब वहां के सूरज के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं थी और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी कम था और उसका शरीर, उन लोगों का शरीर भी अलग किस्म का था, जो मैं आपको अपनी जीवनी में बताऊंगा। और जब मैं दूसरी बार दूसरे लोक में गया तो वहां के ग्रह का, प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से ज्यादा था, करीब करीब 1.5 गुना या उससे थोड़ा सा कम था। तो उसका असर भी, उनके लोग बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, चाहे औरतें हो चाहे मर्द, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो मानव नहीं थे। उनमें से 2 मानवों ने मेरे को पकड़ने की कोशिश की, तो मैं किसी तरह से उनसे पकड़ने से पहले छुड़ा करके वापस पृथ्वी पर आ गया था। मैंने कई बार आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट किए, ज्ञान, फिर मैंने कहा कि मैं ये सब अपना ज्ञान लोगों को दूंगा, वक्त आने पर दूंगा, और वो वक्त आ गया। लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच्चू के चैनल में मैं अपने जीवन के रूप में सारा कुछ ज्ञान आपको बताऊंगा। अगर आप उस ज्ञान को लेंगे तो आप भी एक सिद्ध पुरुष, असली सत्य और असली ज्ञान को समझ पाएंगे, और आप भी कई सिद्धियों को, जो आपके अंतर्मन में सुषुप्त अवस्था में आपका सिद्धियों ज्ञान का खजाना बढ़ा हुआ है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो आप अपने जीवन में फकीरी कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके, पांव पड़ करके, पूरी तरह जमीन पर लेट करके किसी विधाता को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ये समस्याएं दूर करो। अभी तो आप फकीर बने हुए हैं, दिमाग से फकीर बने हुए हैं, लोग दिमाग से फकीर बने हुए हैं। अभी तो लोग दिमाग से फकीर बने हुए हैं और अपनी समस्या को दूर करने के लिए तथाकथित महान लोगों के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, पांव की धूल की मिट्टी में भी उनको ज्ञान दिखाई दे रहा है। जिन शहरों में लोगों को पेड़ों की, जिस पेड़ के नीचे किसी को ज्ञान मिला तो उस पेड़ में भी उनको ज्ञान नजर आता है। अरे इस स्थूल चीजों में कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इंसान के खोपड़ी में होता है, दिमाग में होता है। मैं अपना सूक्ष्म शरीर निकालकर भविष्य में भी गया था। 2003 को मैं भविष्य में भी गया था, 2025 में इसी साल गया था, लेकिन मेरे को बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि मैं आत्मा के रूप में वहां खड़ा था। तो मेरे को पता चल गया कि 2025 में आने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने 2003 को ही ये पता लगा लिया कि मेरी मृत्यु 2025 से पहले हो जाएगी, और मैं आत्मा के रूप में क्यों खड़ा हूं? मेरा तो सूक्ष्म शरीर को भेजा था मैंने तो फिर मैंने कई बार भविष्य में जाकर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये पता लगाया
कि मेरी मृत्यु सितंबर 2023 में होगी और एक चौड़ी सड़क होगी 200 फीट की, 200-250 फीट की। उसमें मैं सड़क किनारे चल रहा हूंगा तो एक तेज कार आके मेरे को टक्कर मार के उड़ा देगी और ऑन दी स्पॉट में मारा जाऊंगा। तो मैंने उसी वक्त उसको नोट कर लिया कि मेरे को सितंबर 2023 में किसी चौड़ी सड़क पे जाना ही नहीं है और मृत्यु को टालना है। तो मैं जब सितंबर 2023 आया तो मैं अधिकांश समय तो घर पे ही रहा और घर के पास छोटी छोटे रास्तों पर जहाँ बाजारें बनी हुई है वहीं से सामान लाता था और इसी तरह से मैंने किसी तरह सितंबर पार कर दिया। अक्टूबर आया तो मैंने मृत्यु को टाल दिया था। आज 2025 है, 2003 में से 2023 तो गया, 2024 भी गया, 2025 जनवरी आ गई है और मैं जिंदा हूं, 75 साल का हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, और नोस्ट्राडामस ने भी कहा था अपनी भविष्यवाणियों में कि भविष्य निश्चित नहीं है। अगर कोई पहले से भविष्य में होने वाली घटना को जान लेता है तो वो भविष्य में होने वाली घटना को टाल सकता है, अपनी मृत्यु को भी टाल सकता है। अगर आप एक हवाई जहाज की टिकट लेवे कि फला तारीख को मैं इस हवाई जहाज के थ्रू मैं इस दूसरे देश में जाऊंगा या जाऊंगी, और उसके एक दिन पहले आपको पता चल जावे कि इस हवाई जहाज की टिकट मैंने ली है, उसकी फ्लाइट तो क्रश हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी और उसमें बैठे सब लोग मारे जाएंगे। अगर आपको एक दिन पहले पता चले तो आप टिकट कैंसिल करा लेंगे, उस हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे, तो आप उस हवाई जहाज के क्रैश में नहीं मरेंगे, तो आप तो जिंदा रहेंगे। इस बात को समझो कि भविष्य किसी का मृत्यु, अकाल मृत्यु किसी की निश्चित नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने चाबी भरी है, आपको आप खिलौने हैं और आप उतना ही चलोगे, ऐसा नहीं है। अकाल मृत्यु रैंडम है, अचा अचानक होती है या किसी कारण होती है या आपके लापरवाहियों के कारण होती है। अकाल मृत्यु निश्चित नहीं है। जो मृत्यु पूरा जीवन जीने के बाद कई लोग 125 साल तक जिए, तो आप भी जी सकते हो। ये बात को समझ लो। मैं अपनी जिंदगी में 6 बार मृत्यु को हरा चुका हूं, अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने परम ज्ञान के बलबूते पर भी मैं 6 बार मृत्यु को, साक्षात मृत्यु को हरा चुका हूं और अभी तक जिंदा हूं। मैं अपनी जीवनी में सब बता दूंगा, अगर आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मृत्यु को कैसे हराया जाता है। अगर मैं ये कहता हूं कि 13 सितंबर 1997 को मेरे को परम ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब मेरा साक्षी प्रकट हुआ था, तो मैं आनंद भाव में आ गया था। मैं कभी बोर नहीं होता हूं और हमेशा किसी को भी परेशान नहीं करता हूं, अपनी दुनिया में रहता हूं, क्योंकि मेरी कोई भी बात समझता नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं मूल ज्ञानी हूं और परम ज्ञानी हूं। तो लोग मेरे को कहते हैं कि तुमने अंदर अहंकार है। उन मूर्ख लोगों को यह पता नहीं है कि अगर 2000 का नोट यह घोषणा कर दे कि मैं 2000 का नोट हूं, तो लोग कहेंगे अरे तू तो खुद को 2000 का नोट कह रहा है, तू तो अहंकारी है। अरे अहंकारी कहां है, वो असलियत में 2000 का नोट है, इसलिए कह रहा है कि मैं 2000 का नोट हूं। मैं अहंकार नहीं है, गलत फहमी है ये आप लोगों में। अहंकार अलग शब्द है। मैं तो आप हो, मैं तो मैं हूं। अपने आप को अहंकारी क्यों कह रहे हो? मैं शब्द में अहंकार नहीं है, मैं में तुम हो। मैं हूं। मैं अगर कहता हूं कि मैं, मेरे पास 1 लाख रुपए जेब में पड़े हैं, तो तुम कह रहे हो ये अहंकारी है। अरे पड़े हैं तो पड़े हैं ना,
अगर मैं कहता हूं मूल ज्ञानी हूं और परम ज्ञानी हूं, मूल ज्ञानी किसे कहते हैं? लोगों ने पूछा मूल ज्ञानी किसे कहते हैं? मूल ज्ञानी उसको कहते हैं जो दुनिया के और ब्रह्मांड के समस्त विषयों का, तथ्यों का ज्ञाता होता है। मैं वैज्ञानिक हूं, बायोलॉजी में अच्छी तरह से जानता हूं कि ये शरीर का मैं विज्ञान पूरा जानता हूं, वनस्पति विज्ञान में उसकी सारी जेनेटिक्स वगैरह सब जानता हूं, मानसिक विज्ञान मैं पूरी तरह जानता हूं, कोई नहीं जानता। इस दुनिया में कितने ही कितने ही रहस्य है जो अभी तक दुनिया को पता नहीं है, लेकिन मैं आने वाले समय सब रहस्यों को जानता हूं और आने वाले समय में सारे रहस्यों को खोल दूंगा। लेकिन मेरे पास मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है। जब लाखों हो जाएंगे तब बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा। हजारों करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों को तरह तरह के तनाव है, डिप्रेशन है, उनको मेरे वीडियो देखने चाहिए कि किस तरह से मैंने अपने डिप्रेशन और तनावों से मुक्ति पाई, उनको मार्गदर्शन। कोई भी आपको मन के अंदर गहराई की, अंतर मन की बातें नहीं बताएगा कि वहां क्या हो रहा है। मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको आपके अंतर मन की यात्रा पर ले जाऊंगा और बताऊंगा कि वहां क्या क्या है, आपका खजाना कैसे पड़ा हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको पता चल सके कि मैं कौन हूं। मेरा नाम ली है, अंग्रेजी में LEE लिखते हैं। मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 का वीडियो में, जिसमें मैंने अपना परिचय दिया है। पार्ट 2 में संत आशुतोष महाराज जी को उनकी समाधि से उठाने के लिए तथा मां आशुतोष शांभवी को उनकी समाधि से उठाने के लिए मैंने और क्या क्या किया, मैं इस दूसरे वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अगला वीडियो पार्ट 2 होगा। इस तरह से 4 वीडियो एक आएंगे जो एक ही दिन में लॉन्च होंगे। आप अगर मैंने अपनी आत्मा निकाल करके आशुतोष महाराज जी के दिमाग में गया था 10 जनवरी को, और अपनी आत्मा निकाल करके और उसी आत्मा को मैंने लखनऊ में जाकर के मां आशुतोष शांभवी जी के दिमाग में जाके मैंने उनको उठाने के प्रयत्न किए थे दोनों को। वो मैं आपको इन 4 वीडियो में, पहले मैं इसमें अपना परिचय दूंगा, दूसरे में भी अपना बहुत कुछ बताऊंगा, तीसरे में मैं अपनी आध्यात्मिक क्या तैयारियां की ये बताऊंगा, और चौथे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं आत्मा शरीर से निकाल करके और जालंधर और लखनऊ गया था, और वहां पर मैं जालंधर में 4 पेड़ों पर प्रेतों के पास भी गया था कि उनमें कोई वहां आशुतोष महाराज जी की आत्मा तो नहीं बैठी हुई है। फिर मैं लखनऊ में भी 4 पेड़ों पर गया कि मां आशुतोष शांभवी की आत्मा तो वहां नहीं बैठी हुई है, लेकिन मेरे को वो दोनों नहीं मिले। तो मैं ये 4 वीडियो बना रहा हूं, आप इन चारों वीडियो को अच्छी तरह देख लेना। आज इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।